सर क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा, हम नहीं कर पाएंगे। ओके। Mention the number of pairs of drivers from the group A. Human, female और दूसरा human. हम्म तो सर human female का तो सही होगा और human male का 22. हाँ. ओवरफ्लो हो रहा है, टंकी बंद कर दो ना। चल, जेनेटिक्स। एनीथिंग आयुष, समथिंग एल्स? हाँ, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन प्रियतोष? Number of pairs of drivers from the group A human female और दूसरा human male. तो human female 23 और human male 22. व्हाट इज इट? तो homozygous chromosome का human female का काम हाँ, और human male का 22. okay, let me write proper. Number of, पूरा बच्चे नहीं पढ़ते. हाँ, paired Mention the number of paired homozygous chromosomes paired homozygous की homologous. zygous. Chromosome human female और अच्छा, अब ये हमको बताइए, होमोजाइगस और होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई फर्क है? हाँ, बोलो। homozygous actually the two characteristics को define करता है. और सर homologous का pair of corresponding chromosomes of male करता है. One is coming from the male, one is coming parent and one thing. Is a homologous chromosome and homozygous chromosomes same meaning? Means instead of saying homologous chromosome, if I say homozygous chromosome, it is same meaning. शब्द का चयन सही नहीं है, इधर आपको लिखना चाहिए homologous chromosomes. The number of paired homologous chromosomes in female, टोटल ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसको हम लोग 23 पेयर्स करके भी बोलते हैं. हाँ सर। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है. दे आर नॉट ऑटोसोम्स, दे आर अल्लोसोम्स. In the case of male, they are homologous or not homologous. फीमेल में XX है, मेल में XY है, करेक्ट ना? तो ये दोनों सेम सेम दिखता है, ये होमोलोगस रहेगा. यानी फीमेल में 23rd क्रोमोसोम भी होमोलोगस ही है. तो इसमें हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं. मेल में जो है 23rd पेयर जो है वो होमोलोगस है क्या? नहीं है. इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं? 22 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये इस तरीके से हम लोग बोलेंगे. हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? बोथ आर हैविंग 23 पेयर्स. हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर देयर? इन male 22, in female 23.
सर आप लगता है स्क्रीन शेयरिंग भूल गए। उस yes. Okay, any more specific questions you have? Okay, then we will just go through step by step and revise everything. Okay, genetics में first important point, a pair of contrasting traits. Okay, एक कैरेक्टर का जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स, alternative forms of a character, and the alternative forms of a gene मतलब अगर एक ही जीन है हाइट के विषय में, तो एक अगर टॉल हाइट के बारे में है, शॉर्ट हाइट के बारे में है, तो ये दो फॉर्म्स हो गए उस जीन के, दे आर द टू अलील्स. सेम वे कैरेक्टर, हाइट इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, उसके दो फॉर्म्स टॉल एंड शॉर्ट है, तो उस फॉर्म में जब हम लोग बात करेंगे तो ट्रेट बोलेंगे. तो फर्क यह है कि कैरेक्टर क्या है, फिनोटाइप है, और जीन क्या है, जीनोटाइप है. ये डीएनए लेवल में बात हो रहा है, और फिनोटाइप अपीयरेंस, दिखने वाली बात. ओके, सो ट्रेट एंड एलील. नेक्स्ट, the point where the chromatids are joined is the centromere. Centromere. ओके, इसमें ज्यादातर आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और मेंडल्स के विषय में क्वेश्चन ज्यादा आता है. वी विल गो डायरेक्टली इनटू दैट वन. गिव two examples of sex linked inheritance. Hemophilia. Hemophilia is sex linked inheritance. It is present in which chromosome? X. So it is X linked disorder, genetic disease, hemophilia. The other one is color blindness. इसमें कंफ्यूजन करने के लिए नाइट ब्लाइंडनेस का ऑप्शन दे दिया जाता है. हाँ, so when there is a deficiency of vitamin A, there will be नाइट का इधर मतलब ये हुआ
low intensity of light. For example, you are coming from outside, sunny day, and you enter into the room which is relatively dark. या कोई मूवी थिएटर है, दोपहर में शो देखने गया, बाहर तो बहुत रोशनी, अंदर रूम में घुसते, जो नॉर्मल आदमी है उसको अराउंड 4 से 5 सेकंड का समय लगता है वो लो लाइट में शिफ्ट करने के लिए, और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस रहता है उसको पिक्चर खत्म होने के बाद भी नहीं दिखाई देता है, वो बात है। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है गाजर खा के उसको ठीक किया जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस का उपाय नहीं है। जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज, कोई भी जेनेटिक डिसीज का क्योर करना आज की डेट में हम लोग केमिकल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन केमिकल देके आप हर सेल के डीएनए को नहीं बदल सकते, क्योंकि डीएनए जो उस समय जाइगोट फॉर्मेशन में आ गया वही डीएनए हर सेल में है। क्यों नहीं होगा? जब आंख ही बदल दो ना रहे किस्सा ना हो जाए, क्यों नहीं होगा? बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस इज कमिंग, no, the point is color blindness is coming due to which dysfunction of the eye. देखिए जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो रेटिना में जो कैरोटीन रेटिनॉल कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन कम होने के कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस का कारण थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी क्या हो रहा है कि रेटिना के ही इसमें है। अगर आप रेटिनल ट्रांसप्लांट कर देते हो, दूसरे का रेटिना ट्रांसप्लांट तो नो प्रॉब्लम, कैन रिकवर। ब्रेन डैमेज नहीं है उसमें, रेटिनल डैमेज है। बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया। Now, next question is whether the incidence of sex-linked inheritance is more in the male or female. फीमेल में XX है और मेल में XY है, और एक्स लिंक्ड जब रहता है हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल में 2 एक्स है, यानी अगर एक डिफेक्टिव है और एक one is having the diseased gene and other is not having diseased gene, the normal copy can compensate the defective gene, but in the case of the male, जब इसमें एक ही कॉपी है, Y के पास उसका करस्पॉन्डिंग नॉर्मल जीन होने की संभावना नहीं है, Y क्रोमोसोम में टोटल अलग ही टाइप के जीन्स रहते हैं, तो इसके पास अगर एक भी कॉपी आया मेल के पास वो अफेक्टेड हो जाए। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हाई इंसिडेंस इज इन द मेल्स। द फीमेल्स कैन बी कैरियर्स mostly only if they are homozygous। देखिए यहां शब्द देखिए, होमोलोगस नहीं बोल रहे हैं, होमोजाइगस। ओनली इफ दे आर होमोजाइगस, यानी दोनों ही क्रोमोसोम्स में डिफेक्टिव जीन है तब जाके ये अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगी। ओके देखिए ये वाला चीज हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है
और ये बार बार क्वेश्चन आता भी है. So let us try to understand once again. आपके इसमें जो जरूरी शब्द है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम. ह्यूमंस आर डिप्लॉइड, यानी इनके पास हर क्रोमोसोम का 2 कॉपी. ईच क्रोमोसोम in 2 copies. So if you take chromosome 1, there will be 2 copies and they will look very much similar to each other in their length, the position of the centromere. Okay, they will look similar, but are they identical? Because one chromosome is coming from the mother side and one chromosome is coming from the father side, some little bit differences will be there in the genes. उसी तरीके से क्रोमोसोम 2 का साइज क्रोमोसोम 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? थोड़ा सा छोटा होगा. क्यों? हाँ, जो कैरियोटाइप हम लोग लिखते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स को अपने साइज के अनुसार अरेंज किया जाता है. जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है उसे हम लोग क्रोमोसोम 1 बोले, तो उससे थोड़ा छोटा, इस तरीके से. तो अब जब क्रोमोसोम 2 है तो क्रोमोसोम 2 का 2 कॉपी होगा. One is coming from the mother, one is coming from father. They are also similar, same size, position of chromosome. जीन्स में हल्का फुल्का फर्क रहेगा. तो जब इस तरीके से पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ये जो पेयर्स हैं, जोड़ी है ना, तो इस जोड़ी को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस. लॉजिकली लोगस, लॉजिक, होमो सिमिलर. Logically they are looking similar according to their length, position of a centromere. These chromosomes are homologous chromosomes. In humans there are the 46 chromosomes, and when we arrange them in the order, we find that if it is the female, you will get exactly 23 homologous chromosomes, pair of homologous pair of chromosomes. जो 23rd पेयर है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इन द केस ऑफ मेल क्या होगा, एक एक्स और एक वाई होने के कारण ये वाला पेयर होमोलोगस नहीं होगा. इसीलिए ह्यूमन मेल में 22 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम क्लियर है? होमोजाइगस, जहां पर भी शब्द आता है जाइगस, देखिए यहां लोगस था ना, तो हमने क्या बताया, इसको लॉजिक बताया. यानी हम लोग लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इस सब का लॉजिक के अनुसार इसको बोल रहे हैं कि सिमिलर. लेकिन यहां हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, बहुत कष्ट है भैया. किया, वेरी गुड. तो होमोजाइगस, जाइगस शब्द का हो गया जाइगोसिटी. जाइगोट, जाइगोट आपको पता है क्या होता है?
So by the fusion of the egg cell and the sperm cell, we get the zygote. So this is also haploid and the egg cell is also haploid, and then we get the diploid zygote. If this particular sperm is carrying X chromosome, it can carry only one, either X or Y, और बाकी जो 22 क्रोमोसोम्स है वो रहेगा कि नहीं रहेगा स्पर्म सेल में, कि केवल एक 23rd का वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम लेके घूमता फिरेगा? पूरा सेट रहेगा भैया। लेकिन 46, यहां पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स है ना, इसका सीधा सीधा आधा कर दोगे, 23 निकला। 23 क्रोमोसोम्स एक स्पर्म सेल में भी रहेगा और 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में भी रहेगा। जब हम ये बोल रहे हैं कि एक स्पर्म सेल में या तो एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा, इसका मतलब जो 23rd क्रोमोसोम है उसमें से या तो एक्स या तो वाई। ये टिंग टिंग क्या होता है रे? तो if this sperm cell is carrying the X chromosome, the egg cell, whether it will have anything other than X, only the 23rd chromosome will be only possibility X. No? The sperm cell, you know, meiosis. In meiosis, there is going to be the random segregation of the genes, and the chromosomes also can random segregate. सर ऐसा नहीं है सर कि कॉन्सेप्ट को डिवाइड करते हैं एक्स और वाई में, द वन कंटेनिंग एक्स वाले को यूज किया जाए। Sperm cell will not divide. This you have to remember. नहीं सर, वो डिवीजन है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इसके आगे में एक्स क्रोमोसोम है और इसके आगे में वाई क्रोमोसोम, उस बेसिस पे सर डिवीजन। सर अभी आप Yes, you see, suppose we are taking a sample of 1000 sperm cells. Just by looking at the morphology of the sperm cell, you cannot say whether it is carrying the X or the Y chromosome, because so many dimag mein keeda fellows trying to find out. Because so many people are there in this world biased, because the mother doesn't have any role, no? She is only carrying X, but they will blame the mother, always you are giving daughter only or something like that. But she has no role, because she is genetically she is only carrying X. Who is contributing the Y? That is the male. But the nature has made such a probability that whatever sperm cell will be produced, both X carrying and Y carrying sperm cells will be there. They will be produced in equal proportion, because 50-50 probability, equal proportion they will be produced. But by random, nature has made the thing so random that no one can tell that which sperm is going to fuse, whether the one carrying the X or the Y. तो ये फाइंड आउट करना भी मुश्किल है ना कि एक्स क्रोमोसोम कंटेन करे या वाई। Morphologically, you cannot find out. Morphologically, when we study under the microscope, because we had a research laboratory in which we were working with a hamster. Hamster, you know, hamster is a type of rat. It is a bit of furry rat, and it's very cute also. Okay, small hamster. It's called a hamster. People keep as pet also some places. Hamster, something like that, huh? So you can check on the net. You will be able to understand hamster. So the hamster, when we were looking at different things like genetic imprinting and other business,
But if you look at the sperm under the microscope, you cannot make out that it is either carrying the X chromosome or the Y chromosome. There is no distinction. Now, based upon what chromosome it is carrying, after fusion you get the zygote. This zygote is diploid, correct? It is having the two sets, because one set of the chromosomes came from the sperm cell and one set came from the egg cell. Now it has become diploid, zygote. Now whatever content, the total content is there in the zygote, that only will be the part of this human body of that person throughout life. If there is any defect, every cell in that body will have the defect. Now zygote, starting point of life of that individual is the zygote. Homozygous, that means zygote means diploid, no? If the DNA in both these chromosomes are same, if the DNA or the gene, okay, if the gene in both the chromosomes is same, then we will say it is a homozygous. This homozygous is with respect to trait or with respect to allele? We will say homozygous dominant, homozygous recessive. तो वो डीएनए के लेवल पे हम लोग बोल रहे हैं कि फिनोटाइप के लेवल पे बोल रहे हैं? डीएनए लेवल, डीएनए लेवल पे क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं कि ट्रेट बोलते हैं? एलील बोलते हैं. सो अगर हम ये बोलते हैं दैट द पी प्लांट is homozygous dominant for seed color, मतलब आप क्या समझोगे? I will write with just a simple thing only. Okay, let us take it. Homozygous dominant, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सेम टाइप, होमोजाइगस मीन्स सेम टाइप ऑफ एलील्स रहेगा, और डोमिनेंट भी हमने बता दिया. इसका मतलब कैपिटल कैपिटल, यानी आप जैसे कि कुछ ऐसा लिख सकते हो, अगर ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैपिटल ए. तो होमो, तो जाइगस जब भी हम निकालते हैं तो वो किस लेवल पे बात होता है? जीन के लेवल पे या एलील के लेवल पे बात होगा. और होमोलोगस जब बात करते हैं वो और होमोलोगस क्रोमोसोम जब होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम लेवल पे है, बस क्रोमोसोम, उधर जीन की बात नहीं हो रही. होमोलोगस क्रोमोसोम यानी दो क्रोमोसोम जो एक जैसे दिखने में लग रहे हैं. ठीक है. This is very important. मेंडल्स लॉ, ये जो मेंडल है, मेंडल ने 3 लॉ दिए हैं. जिसे समझ में नहीं आया वो होगा मेंटल, और जो समझ गया उसको मिलेगा मेडल. 3 लॉ है.
लॉ ऑफ डोमिनेंस। आयुष यू कैन कंफर्टेबल, थोड़ा सा ऐसे होता है ना, पालथी मार के अगर बैठना ठीक है तुमको लगता है, पालथी मार के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बैठो। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई माई सेल्फ ऑल्सो लाइक पालथी मार के बैठा, मुझे भी उतना कुर्सी कुर्सी पसंद है। जिसको उस तरीके से बैठना है आप चौकी पे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कुर्सी पे उसको कुर्सी। सो एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मेंडल्स लॉ आपको आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट डेफिनेशन कुछ भी करके, लेकिन पूछना ही है, इसमें कोई लॉजिक भी इसमें आता है। चलिए, तीन चीज है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, कौन बताएगा, बोलिए। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम बोलो। हाँ, जो आप एग्जाम में लिखोगे, ये तो एकदम जो इसमें ये इटैलिक्स में लिखा है ना, उसको छाप देना, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना। हाँ, समझने के लिए, बोलने के लिए आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप बता सकते हो आप क्या समझे, प्रियतोष बताओ। कॉन्ट्रास्टिंग क्रोमोसोम क्या होता है? अपने शब्द में बताओ, कोई दिक्कत। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिंदी में भी बताओ, कोई दिक्कत, समझे क्यों? ज्यादा सर वो होगा, कॉमन होगा, तो ज्यादा मैं अप्लाई करेगा तो डोमिनेट होगा, वो अक्सर तो वो पेयर ऑफ हाँ हाँ, यू कैन। जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट, बस इतना ही कहानी है भैया। जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो सप्रेस हुआ, वो रेसेसिव। तो जब एक डोमिनेंट है तो एक रेसेसिव होगा। और यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ट्रेट्स हो सकता है, वो डोमिनेंट ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट हो सकता है, और दूसरा जीन के लेवल पे डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील हो सकता है। मेंडल की महिमा क्या थी कि उस समय कोई ये नहीं बोल सकता था कि भैया ये हो क्यों रहा है। सबको तो दिखाई देता था कि भाई ज्यादातर टॉलनेस है या राउंडनेस है या ये कलर है, कॉमन नॉलेज है। लेकिन मेंडल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सिस्टमैटिकली उसने जो इतने बार रिपीट किए, क्रॉसेस किए, उसने बताया कि सबका मालिक
जीन है। कौन है? जीन है। वही जीन क्या, उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म बनता है, जो हम लोग को कैरेक्टर दिख रहा है, अल्टरनेटिव फॉर्म ट्रेट, उसका जो जेनेटिक लेवल है वो जीन का ये चीज है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील। पहला कॉन्सेप्ट मेंडल ने वो लेके आया डोमिनेंस का। फिनोटाइप को जीनोटाइप के साथ जोड़ा, तब तक उस समय अगर कोई ये चीज बोलता तो भगवान है, भगवान। और तुम, अरे ये तो ये था, क्या था, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्क, मॉन्क था ना, प्रीस्ट मॉन्क था, और ये डीएनए डीएनए कर रहा है, तो उसको तो देश निकाला हो जाता उसका। लेकिन he believed in what he did and he told that what you are seeing these characters are because something is there inside that is having that उसने शब्द प्रयोग किया उस समय फैक्टर का। हाँ, वो हम लोग उतना, तुम्हारे किताब में वो सब उतना नहीं, तो वो सब को हटाओ, ठीक है। बट मेन इसका जिस्ट ये। चलिए अब सेकंड पॉइंट ये आया, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? नहीं शब्द बताइए, सेग्रीगेशन क्या होता है बस। अंग्रेजी में सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में उसका अनुवाद करके बताइए। सेपरेट करना, सेग्रीगेट यानी सेपरेट करना। हाँ, किसको सेपरेट किया जाएगा? जीन्स को सेपरेट किया जाएगा। क्यों सेपरेट किया जाएगा? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होगा। हाँ, मतलब समझो कि अमेरिकन का इंडियन के साथ शादी हुआ, अमेरिकन आंख थोड़ा सा ग्रीन कलर का था और इसका ब्लैक कलर का था, मिक्स नहीं होगा। या तो बच्चा या तो ग्रीने कलर का आंख रहेगा या ब्लैक कलर रहेगा, मिक्स नहीं हो सकता है। मिक्स हो करके भी ब्लैक बन जाएगा। या तो ब्लैक बनेगा या ग्रीन बनेगा, मिक्स नहीं बन सकता। अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल ये बोल रहा है कि भैया अगर एक टॉल है, एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट शॉर्ट है, तो जो चिल्ड्रन होंगे वो या तो टॉल होंगे या तो शॉर्ट होंगे, बीच वाले नहीं होंगे भैया। लेकिन मेंडल का यही कहना था, वो शुद्ध विचार के आदमी थे, शुद्ध विचार। देखिए, प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स, तो शुद्धता। क्या बोलते हैं कि या तो ये कैरेक्टर, ये ट्रेट, या तो ये ट्रेट, मिक्स नहीं होगा भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी क्रॉस बनाते हैं डिब्बा, या तो हाँ पनिट स्क्वायर, या तो कैपिटल या तो स्मॉल लिखते हो, और कुछ करते हो क्या? मिक्स क्या करते हो? बीच वाला कोई नहीं रहता ना, या तो कैपिटल लेटर रहता है या स्मॉल लेटर रहता है, और तो कोई फॉन्ट तो भैया वही, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, और क्या ज्यादा से ज्यादा कोई बोल्ड कर दिया, कोई इटैलिक कर दिया, वो सब कहानी तो नहीं है। वो ये बताने के लिए कि उसमें डिफेक्टिव जीन है या नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेग्रीगेशन। यानी जो एलील्स हैं, जो हम लोग को कैरेक्टर दिख रहा है, ट्रेट,
वही चीज डीएनए लेवल में हम लोग को एलील के रूप में दिखता है, और वो प्यूर है, वो मिक्स नहीं होगा। वास्तविकता इसमें बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि भाई सही में अगर कोई टॉल पेरेंट है, कोई बहुत शॉर्ट है, तो उनके बच्चे बीच वाले हाइट के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन मेंडल ने तो एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे नहीं किया था, पी पे किया, पी पे किया। और उसने बोला भाई हम जो एक्सपेरिमेंट किए, हमको जो रिजल्ट मिला वही हम बोलेंगे। नहीं, तब तो एक जन्म उसका। और क्यों नहीं किया, क्यों उसका सक्सेस है, इसके पीछे भी कारण है कि इसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पाइसम सटाइवम पी प्लांट को जो इसने सेलेक्ट किया, यह भी उसका सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है। मटर खिलाए और जेनेटिक्स का बहुत अच्छा इन्होंने निकाला सूत्र। जेनेटिक्स का जेनेटिक्स हो गया, और मटर के दाम, हाँ, आम के आम, गुठलियों के दाम भी हो गया है, तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक तो सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ये अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में करते तो बड़ा दिक्कत होता, लेकिन यहां पे इनको जो भी कैरेक्टर इन्होंने लिया, क्या क्या कैरेक्टर लिया भैया, 3.6 पेज नंबर 30, 7 कैरेक्टर्स आपके किताब में दिया गया है, इसको आपको रटना होगा। कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है ट्रेट, ये हम कभी आपको चीज रटने बोलते नहीं है, लेकिन ये आपको रटना होगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना है, पूछा भी है, संभावना है। तो अगर हम लोग ये जो डोमिनेंट ट्रेड्स, कोई भी इसमें 7 डोमिनेंट ट्रेड्स को रेसेसिव ट्रेड के साथ क्रॉस करते हैं, आपको या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा, लेकिन कभी भी बीच वाला नहीं मिलेगा। यही हो गया सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट। अब हम लोग जाते हैं थर्ड लॉ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? सॉर्टिंग, असॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग और असॉर्टिंग में कोई फर्क? एस का फर्क है, यानी गधा। असॉर्टिंग, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट ये शब्द आपने बार बार कभी इंग्लिश में इधर उधर कहीं पे, असॉर्टमेंट। There were an assortment of sweets in the distribution. देखिए, नहीं, गूगल की जरूरत नहीं है, प्लीज कीप अवे योर मोबाइल। हाँ, ह्यूमन नेचर है कि अगर आप छोटे बच्चे, एकदम छोटा से छोटा बच्चा है, उसके ना एक छोटा सा थैला में उसको ना 10 टाइप के चीज मिला के दे दो, वो उसके साथ जो खेलेगा, पहला टेंडेंसी है छितर बितर तो करेगा ही, लेकिन स्लोली यू विल सी देयर इज ए टेंडेंसी जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको अलग करने का, जो एक जैसे हैं उनको अलग कर दिए। ये आप देखोगे थ्रूआउट ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, इनका ये नेचर है, उनका मतलब हर तरीके से आदमी हमेशा कोशिश करता है कि क्लासिफाई करने का, कैटेगराइज करने का हर चीज को। क्यों? बुद्धि पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है ना, एक एक आदमी का एक एक चीज, इतने पौधे, साइंस पढ़ते हैं हम लोग तो इतने पौधे हैं, इतने एनिमल्स हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा? पिछली बार तो नहीं है पढ़ा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इतने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट से क्लासिफाई करते हैं आसानी के लिए। यहाँ पे
असॉर्टमेंट हो रहा है, वही टाइप का एक क्लासिफिकेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट। सेग्रीगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर पे आप अपना ध्यान मत भटकाइए, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के पॉइंट में। सेग्रीगेशन, ठीक है, आप समझ गए कि एक एलील या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कभी मिक्स नहीं होगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? नहीं, आज भी जो मेंडल ने किया उसको कोई नहीं बोल सकता है गलत, बट एक्सेप्शन एंड वेरिएशंस आर ए रूल इन बायोलॉजी। डाइवर्सिटी है केमिस्ट्री में, डाइवर्सिटी है, भगवान का अलग अलग चीज बनाया हुआ, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यहां तो हमने एक कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग देखा सेग्रीगेशन में। यहां पे अगर आप जैसे कि फ्लावर का कलर, सीड कलर, दो कैरेक्टर ले लिया हमने, दो अलग अलग कैरेक्टर ले लिया। अब हम ये बोलते हैं कि पर्पल और व्हाइट मिक्स हो सकता है क्या? नहीं होगा। यह बात कौन बोल रहा है? सेग्रीगेशन वाला लॉ बोलता है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स वाला बोलता है कि इसका एक अलग भैया जीन है, व्हाइट का अलग जीन है, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लेकिन हम ये पूछते हैं कि जब ये वाले पौधे को, जिसमें कि पर्पल व्हाइट फ्लावर है, पर्पल फ्लावर है, ये एक पौधा है, दिस इज प्लांट 1, which is having purple color flower and yellow color seed. Plant 2 is having white color flower and green color seed. If you cross the plant 1 with plant 2, what will happen? Will you get purple color flower with yellow color seed, white color flower with green color seed? What will happen? क्या हम लोग गेस कर सकते हैं? ऐसा संभव है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यही तो बोला गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है और ये दूसरा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पर्पल कलर का अगर फ्लावर आता है तो पर्पल कलर फ्लावर के साथ येलो कलर के सीड आपको जरूर मिलेंगे, ये नहीं होगा। पर्पल कलर के फ्लावर के साथ आपको ग्रीन कलर के सीड जरूर मिलेंगे, ये आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ लिंक्ड नहीं है, there is no linkage between the characters. That is the point number 3. जीनोटाइप फिनोटाइप वाली बात नहीं है। देखिए, ये जो सेग्रीगेशन है या प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये आपके पनेट स्क्वायर का कौन सा हिस्सा है? समझिए कि इस तरफ हम लोग मेल का और इस तरफ फीमेल का लिख रहे हैं। इसमें हेट्रोजाइगस है, इसमें भी हेट्रोजाइगस। इसमें जो गैमीट्स बनेंगे क्या बनेंगे?
कैपिटल ए सर, इधर भी कैपिटल है स्मॉल है, पहले डबल कैपिटल रुको रुको रुको, गैमिट्स क्या बने, कैपिटल है स्मॉल है, इधर भी कैपिटल है स्मॉल, दोनों इधर केवल कैपिटल है या स्मॉल स्मॉल है तो नहीं लिखा हमने। तो सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स में यही हुआ कि जो गैमिट्स बनेंगे वो आपका या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, बस उसी टाइप का बनेगा, मिक्स नहीं बनेगा भैया, वही बात। ये हुआ आपका सेकेंड लॉ, सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप एक से ज्यादा कैरेक्टर को ले रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और तब आप क्या ये बोल पाते हो कि अगर ये कैरेक्टर रहेगा तो उस कैरेक्टर के साथ ये कैरेक्टर जरूर आएगा, वो आपको नहीं। ओके, यू सी पेज नंबर 32। कुछ कॉम्प्लेक्स न है क्या, कॉम्प्लेक्स, ओ जीनो टाइप कॉम्प्लेक्स, हाँ। हाँ वो वाला क्रॉस देखिए, डायहाइब्रिड वाला, किसको किसके साथ क्रॉस किया, ऑक्सीजन खत्म हो गया क्या, राउंड येलो भैया, राउंड येलो इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन। तो सबसे पहले क्या हुआ, गैमिट्स आपने लिखा, जो आपका F1 जनरेशन है उसमें आपको क्या आया, हाइब्रिड आया, ऑल विल बी हाइब्रिड। उसके बाद आपने उस हाइब्रिड को जब सेल्फिंग किया, यानी उसी को उसके साथ क्रॉस किया, गैमिट्स आपने देखिए, गैमिट्स बनाए, लिखा। सो व्हाट वी आर गेटिंग फिनोटाइपिक रेशियो and what we are getting genotypic ratio. Genotypic ratio is the one ratio to ratio. इतना कॉम्प्लिकेटेड वो रेशियो निकलेगा कि भैया वो रिलेशन नहीं बनता है, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ रिलेशन नहीं बनता। ये इसका अर्थ हुआ भैया, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। चलिए, 3 लॉ हुए। ऐसे तो हमने इसके पहले भी कई बार डिस्कस किया, आपको हर बार कोई ना कोई नयापन ही लगता होगा, सर पिछली बार तो बोले थे, इस बार कुछ और अलग ही लग रहा है। चलो चलो ठीक है, क्या टाइम हो, हाँ, वी विल डू। ओके प्रणय, एनी डाउट्स यू हैव? नहीं सर। हाँ, ओके प्रणय, आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर।
तो बेटा